साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और वो वीडियो है आप लोगों का 24 नंबर का। साथियों अब तक मैंने 23 वीडियो इसमें डाल चुका हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सारे वीडियो आदिकाल से संबंधित है या हिंदी भाषा या फिर नामकरण से संबंधित हिंदी साहित्य, इन सभी से संबंधित वीडियो मैंने अभी तक डाल दिए हैं। साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे, अतः आप इन वीडियो को जरूर देखते रहिए। और जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है वहां पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं साथियों। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो एक कारगर साबित होगा। देखिए 141 नंबर का प्रश्न है। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। आदिकाल के काव्यों की जो प्रधान भाषा थी वो थी डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा। डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा थी साथियों, याद रखिएगा। डिंगल किसे कहते हैं? राजस्थानी प्लस अपभ्रंश भाषा को। और पिंगल किसे कहते हैं? राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा को। याद रखिएगा साथियों। आदिकाल के काव्यों की जो प्रधान भाषा थी वो थी डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा। और डिंगल कहते हैं राजस्थानी प्लस अपभ्रंश को, और पिंगल कहते हैं राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा को साथियों, याद रखिएगा। तो आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा कौन सी थी? डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा थी साथियों। डिंगल किसे कहते हैं, पिंगल किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो जरूर निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए साथियों। आप लोगों का जो आप मुझे जो प्यार देते हो यही मुझे मोटिवेट करता है और इसी वजह से मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी वजह से इच्छा होती है कि वीडियो और बना दिया जाए ताकि स्टूडेंट को फायदा हो। कहीं पर भी किसी भी स्टेट में, इंडिया के किसी भी स्टेट में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है अगर कहीं पर भी, तो इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं और मैं तो ये कहूंगा कि इनसे बाहर क्वेश्चन कहीं जाते ही नहीं। देखिएगा 142 नंबर का प्रश्न। पुस्तक जल्लण हथ दे चली गज्जन नरपकाज। ये पंक्ति किस कवि से संबंधित है? ये पंक्ति चंद्र बरदाई से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो जो रचना इनकी रही है, जो महाकाव्य इनका रहा है, वहां से ये पंक्तियां ली गई है। तो पुस्तक जल्लण दे चली गज्जन नरपकाज, ये जो पृथ्वीराज रासो है इनके पुत्र उस जल्लण के द्वारा इसको पूरा किया गया था साथियों। देखिएगा पुस्तक जल्लण दे चली गजन काज, ये पंक्ति चंद्र बरदाई से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो में कितने छंद हैं? इसमें 68 छंद हैं, याद रखिएगा। सर्गों की संख्या 69 है और छंदों की संख्या इसमें 68 है। इसमें कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को किसके रूप में रचित माना? सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है ये अथा पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। डॉक्टर बच्चन सिंह यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है वो राजनीतिक महाकाव्य है। क्वेश्चन पूछा जाएगा राजनीतिक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किसने माना था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था। इस तरह से प्रश्न आप लोगों के बन सकते हैं। और दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। क्या कहा उन्होंने? ये एक राजनीतिक महाकाव्य है और दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी इसको माना गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है साथियों? देखेगा बरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी के, ये तो राइट है। रेवंत गिरी रास विजयसेन सूरी के, ये भी राइट है। स्तुलिभद्र रास जीनदत्त सूरी की, ये भी राइट है। और चंदन बाला रास आसगु कवि की है, ये भी राइट है। जो स्तुलिभद्र रास है साथियों वो जीनदत्त सूरी की नहीं है, वो है जीन धर्म सूरी की रचना है। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा टिपिकल तो है, याद रखना आपको, पर याद तो रखना ही पड़ेगा साथियों। चलिए देखिए एक बार वो। बरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की है। रेवंत गिरी रास किसकी रचना है? विजयसेन सूरी की है। और स्तुलिभद्र रास जो जीन धर्म सूरी की है,
जीन दत्त सूर्य की नहीं, जीन धर्म सूर्य की है साथियों। थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लीजिएगा आप, दत्त की जगह धर्म आएगा, ये ध्यान दे लेना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, मान के चलिए थोड़ा सा सिमिलर है, बाकी तो सब सेम ही है। और चंदन बाला रास की किसकी रचना है, आशु कवि की है। और यहाँ पर उपदेश रसायन रास जो है जीन दत्त सूर्य की रचना है। जीन दत्त सूर्य की रचना कौन सी है, उपदेश रसायन रास। और स्तुलिबद्ध रास है वो जीन धर्म सूर्य की रचना है। इस तरह से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए साथियों अपनी कॉपी के अंदर। अगला प्रश्न है, रणमल छंद का रचयिता कौन है। रणमल छंद का रचयिता है श्रीधर, कौन है, श्रीधर व्यास। ठीक है, देखिएगा रणमल छंद के रचयिता श्रीधर हैं। ये 70 छंद में लिखित एक वीर गीत है। जो रणमल छंद है उसके रचयिता श्रीधर है, और ये 70 छंदों में लिखा गया है। जयचंद प्रकाश किसने लिखा, भट्ट केदार ने लिखा है, नामक प्रबंध काव्य है ये। मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका किसने लिखी, मधुकर कवि के द्वारा लिखी है। कैसे याद रखेंगे इसको, जय चंद प्रकाश। तो ठीक है, यहाँ पर जब जब इस तरह से बना लीजिए, और जय मयंक म से मधुकर कवि, इस तरह से इसको बना लीजिए तो याद हो जाएगा। जोइंदु परमात्म प्रकाश किसकी रचना है, और योगसार किसकी रचना है, जोइंदु की रचना है। परमात्म प्रकाश और योगसार जो है वो जोइंदु की दोनों रचनाएं लिखी गई है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 145 नंबर का प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के जो पिता है वो सोमेश्वर हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है, सोमेश्वर माने जाते हैं। प्राकृताभास हिंदी, प्राकृताभास हिंदी से आशय क्या है, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा गया है। जो प्राकृताभास हिंदी है वो अपभ्रंश भाषा को कहा जाता है, इस बारे में आपको ध्यान रखना है। प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम 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 संवत 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी को कहा जाता है। गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है, गोरा बादल की कथा जो है वो जटमल के द्वारा रचित है। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। दलपति विजय की रचना खुमान रासो, खुमान रासो किसने लिखी, दलपति विजय ने लिखी है। 9वीं शताब्दी की रचना है। नरपति नाल के द्वारा बिसल देव रासो, बिसल देव रासो किसने लिखा, नरपति नाल ने। यह 13वीं शताब्दी की रचना है। जल्लन चंद्रबरदाय के पुत्र थे, इन्होंने पृथ्वीरासो नामक रचना को पूर्ण किया था। चंद्रबरदाय के पुत्र थे जल्लन, और पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाय ने तो लिखा था, लेकिन उसको जो पूर्ण किया था, पूरा किया था, वो चंद्रबरदाय के पुत्र जल्लन के द्वारा पूरा किया गया था। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, 9 से 9। तो नाथों की संख्या कितनी है, 9 है साथियों, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया भी हुआ है, और ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, 9 नाथ कौन से हैं। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, और इसके बाद में भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मल्लाय कुर्जन, और यहाँ पर है सोमनाथ। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। सिद्धों में सबसे पुराने जो सिद्ध माने जाते हैं वो यहाँ पर सरप्पा को माना जाता है, याद रखिएगा। सरप्पा सिद्धों में सबसे पुराने थे। इन्हें सरोज, वज्र या राहुल भद्र के आदि नामों से भी जाना जाता है। सरप्पा की रचना दोहा कोश है। सरप्पा की रचना कौन सी है, दोहा कोश। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। सरप्पा जो है वो सिद्धों में सबसे पुराने थे। इन्हें सरोज, वज्र या राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। सरप्पा की जो रचना है वो दोहा कोश है, और दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा किया गया था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं होगी। देखो मैं बताऊं आपको, आपको सरप्पा का नाम तो पता होगा, सरोज वज्र या राहुल भद्र कहते हैं, यह तो पता होगा, लेकिन सरप्पा की रचना दोहा कोश है, यह भी पता होगा। लेकिन दोहा कोश का संपादन किसने किया था ये पता नहीं होगा, इसलिए नोट कर लीजिएगा, प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा इसका संपादन किया गया था। अगला प्रश्न आता है, खुमान रासो का जो रचयिता है वो कौन है। कुमार रासो के रचयिता है दलपति विजय। कौन है, दलपति विजय। अभी हम पहले पढ़ चुके हैं इसका एक्सप्लेनेशन में। तो इसका मतलब आप ये देखिए रिपीट होते हैं प्रश्न।
कुमार रासु के रचयिता दलपत विजय हैं, इसकी रचना 9वीं शताब्दी में हुई। जगनीक यानी कि परमार रासु जगनीक की रचना है, जिसे आलाखंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आलाखंड के नाम से किसको जाना जाता है? परमार रासु को। परमार रासु को किस नाम से जाना जाता है? आलाखंड के नाम से। किसने लिखा? जगनीक के द्वारा लिखा गया है। नरपति नाल ने जो है बिसल देव रासु लिखा, और चंद्र बरदाई ने, सबको पता है, पृथ्वीराज रासु लिखा था। अगला प्रश्न आता है 151 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कीर्ति लता, कीर्ति पताका और जय मयंक जस चंद्रिका। तो सबको पता है कि ये तो तीनों तो है, लेकिन जय मयंक जस चंद्रिका विद्यापति की नहीं है। ये किसकी है? जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की ये रचना मानी जाती है साथियों, तो याद रखिएगा। पदावली जो है आदिकालीन कवि विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ माना गया है। तो साथियों अगला प्रश्न आता है, बिसल देव रासो के रचनाकार कौन हैं? बिसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल हैं। कौन है? नरपति नाल। तो चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। धनपाल भविष्यत कहा किसने लिखा? धनपाल ने। और पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? जयानक के द्वारा लिखा गया है। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? पहले हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। देखिए आप रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, आपको खुद को भी पता लग रहा होगा यार, रिपीट ही होते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो विद्यापति किसके आश्रित कवि माने जाते हैं? शिव सिंह और कीर्ति सिंह के। तो शिव सिंह के विद्यापति आश्रित कवि माने जाते हैं। शिव सिंह के आश्रित कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में विद्यापति को संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान में माना गया है। पृथ्वीराज रासो किसके प्रति अनुरक्त थे? पृथ्वीराज रासो जो है संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। ये भी अच्छा प्रश्न बन जाता है साथियों। पृथ्वीराज जो है वो किसके प्रति अनुरक्त थे? संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। पृथ्वीराज की वीरता तथा प्रणय कथा का आधार बनाकर चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की, जबकि पद्मिनी जायसी कृत पद्मावत की नायिका मानी जाती है। ठीक है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ होता है? ह का मतलब सूर्य होता है और ठ का मतलब चंद्र होता है, दोनों का योग होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो सिद्ध साहित्य से संबंध गोपी चंद्र का नहीं है। बाकी सिद्ध साहित्य में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी यहाँ पर संत साधु जो भी हैं, ये ग्रंथकार हैं, सबके पीछे पा जुड़ता है साथियों, इसलिए आप लोग याद रखिएगा सिद्धों के पीछे पा जुड़ता है। तो सरप्पा, सबरपा, कुकरीपा, ये सब लुहीपा, ये सब क्या है? सिद्ध हैं, ठीक है। और सबसे जो पुराने हैं वो तो सरप्पा है, आप सभी को पता है। इन्होंने दोहा कोश की रचना करी थी साथियों, ठीक है। राहुल वेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। देखो रिपीट हो रहे हैं ना प्रश्न। तो आदिकालीन ग्रंथ राहुल वेल जो है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसकी रचना जो है रोड़ा कवि के द्वारा की गई थी। राहुल वेल एक शिलांकित कृति है, 7 भाषाओं का इसमें प्रयोग हुआ है। 7 भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसमें राजस्थानी इसमें मुख्य भाषा रही है। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं? हिंदी का कौन सा इतिहासकार है जिसमें शालिभद्र सूरी प्रथम कवि माने जाते हैं? वो है गणपति चंद्र गुप्त। कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। निम्नलिखित विद्वानों के द्वारा भी प्रथम कवि के रूप में कौन कौन स्वीकार किया है? राहुल सांकृत्यायन ने सरप्पा को प्रथम कवि माना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत पुंडे पुंड को माना है या पुण्य को माना है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान या अद्दहमाण को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान या अद्दहण को माना है साथियों। तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा सरप्पा को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा स्वयंभू को, शिव सिंह सेंगर के द्वारा पुण्य या पुंड को, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अब्दुल रहमान या अद्दहमाण को माना है हिंदी का प्रथम कवि। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का
पद्य समझा जाता था। साथियों ये कथन पहले भी आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इसलिए इसे अच्छे से आपको ध्यान रखना है। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता था। उन दिनों गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। ये कथन किसका है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो तो है, विद्यापति भी है, हेमचंद्र भी, लेकिन गदाधर भट्ट जो है आदिकाल से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से आप कवियों के नाम भी याद रखिएगा, कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित है और कौन सा नहीं है साथियों। तो गदाधर भट्ट कवि जो है आदिकाल से संबंधित नहीं है, ये दक्षिण के ब्राह्मण थे और तेलंग देश आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। इनके जन्म का समय ठीक से पता नहीं है, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत कथा सुनाया करते थे। गदाधर भट्ट ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। ये भक्ति काल के अंतर्गत गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि माने जाते हैं, जबकि अमीर खुसरो, विद्यापति और हेमचंद्र जो है आदिकाल के कवि माने जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको लिए ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बात मैं आपसे जरूर कह दूं साथियों, ये बहुत ही काम के प्रश्न है, चाहे कॉलेज लेक्चरर दे रहे हो, चाहे आप एमपी में पीजीटी टीजीटी या कोई भी एग्जाम दे रहे हो किसी स्टेट में, वहां पर या ईएमआरएस का एग्जाम दे रहे हो, इन प्रश्नों से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि शायद इनसे कोई बार हिंदी साहित्य के इतिहास में तो कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसलिए साथियों आप नोट्स बना करके तैयारी कीजिए, नोट्स के साथ अगर आप कर रहे हो तैयारी तो मजा आ जाएगा साथियों। तो साथियों मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।